हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज अब आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार मिलते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है। मैंगो शॉवर आर रिलेटेड टू विच टू स्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे आम्र वर्षा कहते किसको हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मानसून की डेट है हमारे बच्चों भारत में 5 जून, लेकिन 5 जून से पहले मीन्स मानसून आने से पहले कभी कभी बरसात हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आम्र वर्षा, जो आम की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसका संबंध की अगर हम बात करें, केरल और कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। आम्र वर्षा केरल कर्नाटका में होती है मानसून आने से पहले। क्लियर, यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मानसून अराइज फर्स्ट। तो मानसून की डेट, जैसे कि आपको अभी अभी बताया, मानसून की डेट है 5 जून। किस राज्य से सबसे पहले आता है, यहाँ पर आपका पड़ता है केरल राज्य। क्या है यहाँ पर आपका केरल राज्य। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है किस तट से या किस मैदान से प्रवेश करता है। तो जो केरल का तट है वो कौन सा आपका, मालाबार तट या मालाबार मैदान। तो भारत में मानसून की जो डेट है वो है केरल राज्य। और इवन अगर हम बात करें बच्चों, जो केरल राज्य है यहीं पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है और यहीं पर सबसे अधिक दिनों तक रुकता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। जैसे जैसे मानसून भारत में अंदर की तरफ जाता है तो मानसून की मात्रा और मानसून के दिनों की अवधि जो है कम होती जाती है, जबकि मानसून यहीं पर केरल में मालाबार तट पर सबसे ज़्यादा बारिश करेगा, सबसे ज़्यादा दिनों तक रहेगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका केरला। ठीक है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो मानसून की अवधि और मानसून की मात्रा कम होती जाती है। सभी बच्चे आंसर देंगे। बेशक आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में भी आप आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्यों में स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस कोल माइनिंग एरिया कोरबा लोकेटेड। तो बच्चों कोरबा वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और किस लिए फेमस है, कोयले की खान का नाम है। अभी तक एग्जाम में ये पूछते थे ज़्यादातर कि भाई किस खनिज में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा होता है, कौन सा खनिज किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब आपको याद करने हैं उनकी खान के नाम। सोने की खान के नाम क्या है, हीरे की खान के नाम क्या है। जो माइनिंग्स है वो नहीं बदलती, उनके नाम नहीं बदलेंगे, जबकि जो स्टेट का प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो आप याद रखें, कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। झरिया कहाँ पर है, झारखंड में। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस पठार में पाया जाता है, तो इस वाले हिस्से में, छोटा नागपुर पठार में। और कोयला ही वो एक संसाधन है या कोयला ही एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिस पर सभी उद्योग बाकी निर्भर करते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोयला है बच्चों ऊर्जा का साधन है। हर उद्योग में क्या होता है, ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इवन अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि हर उद्योग में ज़्यादातर, इवन भारत में भी और पूरे विश्व में भी, ऊर्जा के रूप में किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है, तो वो कोयला है। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे नए नए साधन हैं, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन आज भी हम वर्तमान में भी कोयले का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, लोहा इस्पात उद्योग हो, जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनमें कोयले का ही हम प्रयोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज विशाखापट्टनम पोर्ट लोकेटेड। तो बच्चों पोर्ट बंदरगाह ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों पर भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, शिप खड़े करते हैं, और पोर्ट का काम है शिप को खड़े करना, शिप पर माल का लदान करना, विदेशों से आए हुए माल को हम उतारते हैं पोर्ट से। तो भारत में हम बात करते हैं अगर, तो 12 बड़े बंदरगाह थे, एक नया बना। तो वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह है, छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं लेकिन बड़े बंदरगाह ज़्यादा है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये डीपेस्ट है, बहुत गहराई है इसकी। जबकि बॉम्बे कैसा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है वो आपका ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ये सहायक बंदरगाहों के रूप में विकसित हुए। ठीक है, तो ये है आपका
आंध्र प्रदेश में, गुजरात में कांडला है, ओडिशा में पारादीप है, महाराष्ट्र में बॉम्बे है जो कि सबसे बड़ा है। तो पोर्ट किस स्टेट में है, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये भी थोड़ा सा आप देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? Which is the first city in India to make it to the UNESCO World Heritage List? तो भाई विश्व विरासत स्थल की बात करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज की बात करेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विशेषताओं वाली होती हैं, वैसी विशेषता जो हमें दूसरे स्थान पर देखने को नहीं मिलती। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें वो मिला लिए जाते हैं। यूनेस्को की लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज की, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, आपका ताजमहल है, उन सबको वर्ल्ड हेरिटेज में मिला लिया गया है। क्लियर यहाँ तक? तो इनमें से जो राज्य की बात, सॉरी स्थानों की बात को, तो अहमदाबाद को सबसे पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मिला लिया गया था। कौन से नदी के डेल्टा को? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज में मिला लिया गया। क्वेश्चन, निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी किसकी है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, वेस्टर्न कोस्टल घाट, ईस्टर्न कोस्टल घाट, जहाँ पर भी आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं उसको हम? नीलगिरी पर्वत। क्लियर? और नीलगिरी पर्वत की ही हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। विंध्याचल की हाईएस्ट पीक है गुडविल। सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। तो कौन कौन से पर्वत की कौन कौन सी चोटियां हैं, ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, ये अलग भी आ जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कथन कारण में भी आ जाते हैं। तो इस पीक्स, रिवर्स, पासेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये आपको कवर करने ही होंगे अगर आपको 2024 में एग्जाम क्लियर करना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए। नेशनल पार्क है आपका, ट्राइब्स है, रिवर्स हैं, माउंटेन पीक्स है, पासेस हैं, डैम है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया? तो आंसर है आपका ओडिशा। ओडिशा का पहले नाम ओडिशा था, अब ओडिशा है। तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। क्लियर? अब झारखंड बिहार से अलग हुआ, जो मिनरल्स वाला एरिया था वो झारखंड में चला गया बिहार से होकर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है, लाइमस्टोन का भी उत्पादन होता है। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी, तो ब्राजील की राजधानी याद कर लीजिए क्या है आपका? रियो डी जेनेरियो। ठीक है। यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब? 1992 में। ब्राजील की राजधानी याद कर लीजिए क्वेश्चन से ही। तो इसमें किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये था आपका एजेंडा 21। क्या था? एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है? तो देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको लगातार नुकसान होता जा रहा है। पर्यावरण को भी, पृथ्वी को भी, जीव जंतु को भी। तो जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसको बचाने का कार्य भी किया गया है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर को कैसे बचाएं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएं, तो पृथ्वी की से संबंधित घोषणा पत्र है आपका एजेंडा 21। इसमें ये 21 पेजों का एक दस्तावेज है। 21 से याद रख लेना, कई बार आता है क्वेश्चन कि एजेंडा 21 में कितने पेज हैं। तो एजेंडा 21 में 21 पेज ही हैं। ये एक पूरी लिस्ट है कि हम पृथ्वी को कैसे बचाएं, पर्यावरण को कैसे बचाएं, क्या क्या हम काम कर सकते हैं। तो इसकी घोषणा हुई थी 21 पेजों का एक दस्तावेज, जिसकी घोषणा ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुई 1992 में हुई। क्लियर? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? वियना सम्मेलन क्या है? तो ये सभी ओजोन गैस को बचाने से संबंधित है। तो ये जो सेमिनार्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो भी आप याद करिए। क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? इन विच माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 लोकेटेड? तो K2 चोटी है आपकी कहां पर? K2 चोटी अगर हम बात करें बच्चों, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में स्थित है और ट्रांस हिमालय पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो ये डिस्प्यूटेड है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए डिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की विवादित ऊंची चोटी बताइए, तो आप बताएंगे K2। इसका दूसरा नाम
गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन जिस चोटी पर विवाद नहीं है, भारत की ऊंची चोटी है, वो है कंचनजंगा। तो K2 किस में है? तो ये आपका काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी की ही एक चोटी है आपकी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और काराकोरम को हम बोलते हैं उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया हम किसे कहते हैं? तो बैकबोन ऑफ हाई एशिया है काराकोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा मीन्स सैटेलाइट, उपग्रह टाइटन, ठीक है, किस ग्रह की परिक्रमा करता है? मीन्स टाइटन किसका उपग्रह है? वैसे हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड भी सबसे बड़ा किसका है? आपका बृहस्पति का। और दूसरे नंबर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन। टाइटन किसका है? आपका शनि का। शनि का है टाइटन। और ट्राइटन है वरुण का। बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का एक है चंद्रमा। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा है आपका गैनीमेड। और गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। तो देखिए बृहस्पति लार्जेस्ट प्लेनेट खुद है और इसी का लार्जेस्ट सैटेलाइट सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। चलो क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों। नेक्स्ट भाई आंसर जरूर करते रहिए सभी स्टूडेंट्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। नेम द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये समुद्र में स्थित पर्वत की चोटियां हैं, यहाँ पर हैं। और हिमालय पर्वत की चोटियां, क्योंकि हिमालय पर्वत बच्चों छोटा पर्वत नहीं था, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस सागर था, काफी विशाल। तो हिमालय पर्वत की चोटियां जब यहाँ पर आकर वो समुद्र में डूब जाती हैं और समुद्र के बाहर निकलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप। तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र में स्थित पर्वत की चोटी। हाँ, लेकिन ये आइलैंड्स के रूप में फेमस है और इसकी हाईएस्ट पीक है सेडल पीक। हाईएस्ट पीक सेडल पीक। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट भी कौन सा? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ग्रेट निकोबार पर है आपका पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और वर्तमान में उसका नाम इंदिरा पॉइंट। तो उसके 3 नाम है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मेरी रिकॉर्डेड क्लास रहती हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी बच्चा ज्योग्राफी की एक साथ रिवाइज करना चाहता है, एग्जाम का टाइम है, तो आप जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी और मैं आपसे गारंटी लेती हूँ अगर आप लगातार पढ़ेंगे, सारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे तो आपको इसी प्लेलिस्ट में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन करवाती हूँ जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, मैथन बांध किस राज्य में है? मैथन डैम इज इन विच स्टेट? तो अभी जैसे कि बताया था डैम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैथन डैम कहाँ पर है? ये तो है आपका ओडिशा राज्य में, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिए भारत का सबसे ऊंचा है आपका टिहरी डैम, जो कि भागीरथी या गंगा नदी पर स्थित है। क्योंकि गंगा नदी को हम उद्गम स्थान पर भागीरथी बोलते हैं और भागीरथी के पर आपका टिहरी डैम। लंबा बांध की बात करें तो वो ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड डैम है। सबसे ऊंचा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द करंट एज डिड द सन ओरिजिनेट? तो प्यारे बच्चों, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सूर्य की आयु कितनी है, पृथ्वी की आयु कितनी है, ठीक है। क्योंकि जब पृथ्वी बनी, सूर्य बना, उसका टाइम पीरियड लगभग एक समान था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति या सूर्य की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। क्लियर। क्वेश्चन, भाखड़ा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? इन विच स्टेट इज भाखड़ा डांस प्रिविलेंट? तो जितने भी क्लासिकल डांस हैं, लोक नृत्य हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो लोक नृत्य को थोड़ा देख लेना क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी मैं आपको करा रही हूँ, लेकिन खुद भी भाई कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद तैयारी नहीं करोगे। आपको खुद तैयारी करनी है। टीचर गाइड करते हैं, टीचर कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन याद और प्रैक्टिस आप करोगे। याद कर लिया आपने, लेकिन याद करने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं की तो भी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो भाखड़ा पंजाब राज्य का है। भाखड़ा कहाँ पर? पंजाब का। रासलीला कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। दांडी आपका गुजरात का।
घूमर आपका राजस्थान का। तो ऐसे ऐसे लोक नृत्य थोड़ा सा फटाफट से देख लो और याद कर लो। इनमें से किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं, ये है हमारा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य का एक जिला है कुर्ग। कुर्ग जिले को हम दक्षिण भारत का जम्मू कश्मीर भी कहते हैं और भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर आप जाएंगे तो आपको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर बड़ा अच्छा जगह है, लेकिन आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो वाला एरिया, ये जो एरिया है इक्वेटर के पास है, भूमध्य रेखा के पास है, कोस्टल एरिया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ पर बादलों का निर्माण कम होता है। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर कैसा है, बादल भी हैं कम ऊंचाई पर, हरियाली भी है, वायु जो जलवायु है वो भी अनुकूल है, बड़ा अच्छा वातावरण रहता है। लेकिन जो कुर्ग है, कुर्ग में आपको ऐसी भौगोलिक दशा है, ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपकी जम्मू कश्मीर में या आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिलेंगी। इसीलिए हमने जो कर्नाटक राज्य का कुर्ग जिला है उसको हम दक्षिण भारत का जम्मू कश्मीर या स्कॉटलैंड कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड। और यहीं से निकलती है आपकी कावेरी नदी। क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी बेकाल झील। कहाँ पर है ये? रसिया में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। कहाँ पर है ये? नॉर्थ अमेरिका में है। और ये आपकी तंजानिया, ये झीलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी सबसे गहरी वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए, क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? बाय परसेंटेज विच गैस ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ग्रेटर देन द रेस्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमारे वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं उसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, भारी गैस और हल्की गैस। भारी गैस कहाँ पर मिलती है? पृथ्वी के धरातल के पास मिलती है, वायुमंडल के निचले हिस्से में मिलती हैं, जिनमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, और सबसे ज्यादा है इनमें आपकी नाइट्रोजन, कितनी? 78%। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैसें होती हैं, ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। CO2 की मात्रा 0.03% है, लेकिन फिर भी इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी CO2 की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ने लगी है। पेड़ों के कटने से, जनसंख्या के बढ़ने से, उद्योग धंधों के लगने से CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ने लगी है। और CO2 बढ़ेगी तो वो क्या करती है? सूर्य से आने वाले टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्व करके रखती है। जबकि पृथ्वी का नियम ये है बच्चों, जितना सूर्य से तापमान आएगा पृथ्वी उतना वापस करेगी, लेकिन CO2 उसको यहीं पर स्टोर करने लगी है, तो पृथ्वी का तापमान तो बढ़ेगा। आपने अभी देखा जून में कितनी ज़्यादा हीट वेव्स चलने लगी हैं, कितना ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने लगा है, 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो कम नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, पढ़ने के साथ साथ, सिलेक्शन लेने के साथ साथ, जॉब के साथ साथ हमें पृथ्वी को भी बचाना होगा। पृथ्वी को जरूर बचाना होगा, क्योंकि पृथ्वी ही हमारा घर है, पृथ्वी भी हमारा निवास स्थल है। तो हमारी जिम्मेदारी जितना अपने घर बनाने की है उतना ही है पृथ्वी को बचाने की भी। चलिए, क्वेश्चन, भारत में शीतोष्ण कटिबंध वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंटर फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इन इंडिया? तो वो है आपका देहरादून। देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पहले भारत उत्तर प्रदेश के ही साथ जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश का ही राज्य था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से अलग होकर वो किस में बना? आपका उत्तराखंड अलग राज्य बन चुका। क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? What is the term used to describe the angular distance of place north और south of Earth's equator? तो हमारी पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखाएं खिंची होती हैं। 0 डिग्री को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे हम अगर नॉर्थ में जाएं और हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखाएं खींच दें, या साउथ में जाएं तो इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर, ग्लोब पर क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और ये कोणीय दूरी है, किससे कोणीय दूरी है? इक्वेटर से। भूमध्य रेखा जब हम किसी स्थान की कोणीय दूरी निकालते हैं तो उस कोणीय दूरी से हम क्या कर लेंगे? अपना एक लाइन खींच देते हैं। जबकि ग्लोब पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, वर्टिकल लाइन्स ऑन ग्लोब कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स लाइन। अक्षांश और देशांतर रेखाएं बच्चों पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खींची हुई हैं। ये कहाँ पर खींची हुई हैं? ग्लोब पर खींची हुई हैं।
ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप है। हमें एक ही स्थान पर बैठकर पूरी पृथ्वी को देखना है, समझना है, देशों की लोकेशन देखनी है, तो हमने ग्लोब तैयार कर लिया। पृथ्वी की बड़ी दूरी को छोटी दूरी में बदलकर हमने ग्लोब तैयार किया हुआ है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस कहाँ पर है? ग्लोब पर है, ये पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। क्लियर? अब हमने क्यों खींच दी? इनके बहुत सारे यूज हैं। अगर हमें किसी भी स्थान का एड्रेस देना है, लोकेशन निकालनी है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बेस पे निकालते हैं हम। दिशाओं का निर्धारण करना तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पे करते हैं। जैसे आपने बार बार पढ़ते हो आप, 0 डिग्री लैटिट्यूड ने पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया हुआ है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने, देशांतर रेखा ने पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इनसे हमें दिशाओं के निर्धारण की भी पता चलता है। दूसरा, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, तो देशांतर रेखाओं के आधार पर स्टैंडर्ड टाइम भी निकाला जाता है। क्लियर? तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, तो ये थे आपके आज की क्लास के क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आया है और आप रिवाइज करेंगे और राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ लगातार पढ़ के अपनी सफलता को हासिल करेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप उस पर बात कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है 8282827099, उस पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आप रेगुलर है क्लास में, जब क्लासेस होती हैं तब भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर लेंगे जो भी नए स्टूडेंट हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर जगह पर ही आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलता ही है जो आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। और आपका सिलेक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? हमारी जिम्मेदारी तो है आपका सिलेक्शन करवाना, लेकिन जब तक आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। और सेल्फ मोटिवेट रहें, बिल्कुल वेट ना करें तरुणा मैम आकर मोटिवेट करेंगी, कोई दूसरा सर आके मोटिवेट करेंगे, या पेरेंट्स करेंगे, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे कुछ देर के लिए। ऐसे मोटिवेशन का कोई बात ही नहीं होती। मोटिवेशन वो होता है जो अंदर से आए, जो अपने आप आए, और वो लगातार रहेगा। दूसरों से दिया हुआ मोटिवेशन, दूसरों से ली हुई प्रेरणा थोड़े टाइम की होती है और टाइम के अकॉर्डिंग खत्म भी हो जाती है। लेकिन अगर आप मन से खुद चाहते हो, आपको खुद पता है सिलेक्शन आपके लिए क्यों जरूरी है, आपकी क्या परिस्थितियां हैं और क्यों अगर आप खुद ही इंटरेस्ट लेते हैं अपनी पढ़ाई में, आप ही डेडिकेट हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आपको किसी दूसरे के कहने की, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, आपको सिलेक्शन लेना है 2024 में, तो बने रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। मैं तरुणा भारद्वाज फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। Thank you and good luck.